हेलो स्टूडेंट, मैं आशा चौधरी और आपके लिए एमएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है सोमैटिक एम्ब्रोसिस। सोमैटिक एम्ब्रोसिस क्या होता है? इसके अंदर क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। सोमैटिक सेल्स या टिश्यू से ही क्या होता है? सोमैटिक एम्ब्रोस होता है। ठीक है, यहाँ पे टाइप होते हैं। सोमैटिक एम्ब्रोसिस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रोसिस, सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है अपन देखें। अपन सोमैटिक एम्ब्रोसिस में क्या होता है? प्लांट लेते हैं, प्लांट का कोई भी लीफ या रूट या शूट, इन तीनों में से कोई किसी का भी एक्सप्लांट ले सकते हैं। पर यहाँ पे अपन ने क्या लिया? प्लांट लिया, फिर लीफ ली और फिर एक्सप्लांट। और यहाँ पे देखा पहले क्या हुआ, सोमैटिक एम्ब्रोसिस 2 टाइप के होते हैं। तो पहले अपन ने क्या देखा है? डायरेक्ट में क्या हो गया? डायरेक्ट में एम्ब्रो से प्लांट जनरेट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सप्लांट से कैलस से एम्ब्रो और एम्ब्रो से ही क्या हो रहा है? प्लांट जनरेट न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सोमैटिक एम्ब्रोसिस क्या होते हैं। यहाँ पे कितने 2 टाइप के हो रहे हैं। इंड्यूस्ड ऑफ एम्ब्रो और सेकेंड एम्ब्रो डेवलपमेंट और फिर क्या है? एम्ब्रो न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखो कोई भी सेल्स है, यहाँ पे जो सेल्स दिख रही हैं ये क्या है? मदर सेल है। ये क्या है? मदर सेल है। और जो अपन को जे वाली दिख रही है, तो ये कौन सी वाली है? मेरिस्टेमिक सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जो मेरिस्टेमिक सेल है वो बहुत सारी हो गई, टूट गई। सेल का डिवीजन हो गया, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन हो गया। और इसके ऊपर किसकी परत चढ़ गई? क्यूटिकल की परत चढ़ गई। इसके ऊपर क्या चढ़ गई? क्यूटिकल की परत चढ़ गई। लेयर दिख रही है मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन हो गया, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ गई। और यहाँ पे जो क्या है? जी मदर सेल है, जे से चिपक जाती हैं और अलग हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे फिर क्या हुआ। एक अपन को ग्लोबुलर एम्ब्रो का निर्माण हुआ। जो क्या है? एम्ब्रो के ऊपर एक गोल सा दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रो का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ? हार्ट शेप एम्ब्रो का निर्माण हुआ, जो हार्ट के जैसा मतलब आकृति दिख रही है। फिर क्या हुआ? यहाँ पे टोरपेडो शेप्ड एम्ब्रो का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद क्या है? फिर क्या है? कैटोनियर एम्ब्रो का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग सोमैटिक एम्ब्रोसिस, इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर एक्सप्लांट, फिर यंग कोई भी प्लांट या फिर लीफ, रूट या शूट ले सकते हैं। फिर एम्ब्रोसिस का निर्माण हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है? प्लांट ग्रोथ जनरेट कैसे होता है। यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे? पहले ले लेंगे ऑक्सीजन क्या करता है? 2,4-D एक कीटनाशक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे साइटोकाइनिन, ये क्या करता है? ग्लोबुलर एम्ब्रो का निर्माण करता है। यहाँ पे देखो ABA मतलब क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये क्या कार्य करता है? जो एम्ब्रो का म्यूटेशन कर देता है। और यहाँ पे देखो जिब्रेलिन है, जो क्या करता है? जिब्रेलिन प्रोमेटर सोमैटिक एम्ब्रोसिस का जर्मिनेशन कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरी देखते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लिया, अब यहाँ थ्योरी देखो। तो क्या सोमैटिक एम्ब्रोसिस क्या है? तो यहाँ पे किसी कायक कोशिका सोमैटिक सेल से भ्रूण के परिवर्धन को कायक भ्रूण जनन तथा इस प्रकार प्राप्त भ्रूण को कायक भ्रूण सोमैटिक
कहा जाता है। इसके विपरीत जाइगोट से प्राप्त यहाँ पे क्या प्राप्त जाइगोट भ्रूण या केवल भ्रूण कहा जाता है। इसी प्रकार परागकोश से परिवर्धन होने वाले भ्रूणों को पराग भ्रूण या पोलर एम्ब्रो कहते हैं। वर्ष 1993 तक 100 स्पीशीज से अधिक में कायक भ्रूण जन्म ज्ञात था। साधारणतः कायक भ्रूण एकल कोशिकाओं से परिवर्धन होते हैं। भ्रूण जनन के दौरान एकल कोशिका विभाजन होकर मेरिस्टेमेटिक कोशिका का समूह बनाती है। जैसे अपन डायग्राम में देखा, एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल थी, वो क्या हो गई, बहुत सारे में टूट के डिवाइड हो गई। तो मेरिस्टेमेटिक का एक सेल की कितनी हो गई, बहुत सारी सेल हो गई, और उसके ऊपर क्या चढ़ गई, क्यूटिकल की लेयर चढ़ गई, और जो मदर सेल थी उसे चिपक के वो अलग हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो कायक भ्रूण दो ध्रुवीय होते हैं, अर्थात इनके एक सिरे पर क्या होता है, मूलांकर, तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है, प्रांकुर। कैसा होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है मूलांकुर। जहाँ पे जड़ें होती हैं उसको मूलांकुर बोलते हैं, और जहाँ पे ऊपर वाले हिस्से को प्रांकुर बोला जाता है। ठीक है, फिर क्या, इनका मूलांकुर छोर कैलस मतलब क्या होता है, कोई भी एक्सप्लांट लेके उसको क्या करते हैं अपन, मीडियम में रखते हैं, और तो जो गुच्छे के रूप में संरचना प्राप्त होती है उसे ही कैलस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपन निम्नलिखित असामान्यताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रांकुर का विकसित होना, और दूसरा क्या, 2 से अधिक या घंटी के आकार के बीज। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पे 2 से अधिक या घंटी के आकार के बीज पत्र होते हैं। तीसरा क्या है, इनका अमाप जाइगोट भ्रूणों से काफी बड़ा होना, और इसमें क्या होता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और फिर इसके अंदर अपन देखें, और क्या होता है, कैलस। यहाँ पे क्या होता है, कैलस बता दिया था, कैलस गुच्छे के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ पे प्राथमिक कायक भ्रूण होता है, प्राइमरी सोमैटिक एम्ब्रो, और कायक भ्रूण के विभिन्न ऊतक से पुनर्जनन होने वाले भ्रूणों को द्वितीयक भ्रूण, सेकेंडरी सोमैटिक एम्ब्रो कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे साधारणतः कायक भ्रूण सतह पर स्थित कोशिकाओं से परिवर्धित होते हैं। कायक भ्रूण जनन को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, वृद्धि नियामक। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन। पहला क्या है, वृद्धि नियामक। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन स्रोत। फिर क्या है, कीर्तिकी में उपस्थित ऊतक। फिर क्या है, जीनोटाइप। फिर अन्य कारक। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। यहाँ पे वृद्धि नियामक क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटर। अधिकांश स्पीशीज में कायक भ्रूणजन के लिए ऑक्सिन कौन सा होता है, 2,4-D, जो एक खरपतवार नाशी होता है, कीटनाशक होता है, अनिवार्य होता है इसको डालना। इससे वृद्धि होती है पौधे की, जो वो उसके कीटाणु या फिर कोई भी रोग हो तो उसके लिए क्या करते हैं, वो सही कर देते हैं। ठीक है, 2,4-D कीटनाशक है। ऑक्सिन, यहाँ पे देखो, ऑक्सिन कार्तिक की कुछ कोशिकाओं का विभेदन या डिफरेंशिएशन प्रेरण करता है। जैसे गाजर में एक कोशिकाएं विभाजित होकर छोटी क्या है,
सहता कोशिकाओं का समूह बनाती है। गाजर को लेते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं को अलग अलग बना देगी। इसे क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रोजेनेसिस मास, या फिर क्या बोलेंगे? एम्ब्रोजेनेसिस क्लम्पल्स कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पुंज अमाप में बढ़ती जाती, मतलब जी क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जी आगे ऊपर जो ऊपर वाला सिरा होता है वो बढ़ता जाता है और 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नई कोशिका पुंज बनाती है और नई कोशिका दिन पे दिन बनती जाएंगी उसकी। लेकिन जब यहाँ से देखो जो अंडरलाइन है तो उसके लिए अच्छे से देखना है। लेकिन जब भ्रूण जनित पुंजों को ऑक्सीजन रहित या कम 0.01 से 0.1 मिलीग्राम लीटर और ऑक्सीजन अंश वाले पोषण पदार्थ पर कल्चर करते हैं तो इनसे कायक भ्रूण परिवर्धन होते हैं। ठीक है, फिर देखो विभेदित क्या है? विभेदित कोशिकाएं उच्च ऑक्सीजन सांद्रता के प्रभाव से पूर्ण शक्त मतलब टोटिपोटेंट हो जाती हैं, किंतु इसकी कार्यविधि ठीक से ज्ञात नहीं होती। उच्च, यहाँ से देखो अंडरलाइन कर लो, उच्च सांद्रता होने पर ऑक्सीजन का ध्रुवीय अभिगमन मतलब पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन डीएनए के क्या करता है? ऑक्सीजन डीएनए के अतिमैथिलीकरण को बढ़ावा देती है और पूर्ण शक्ति कोशिकाओं में से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन पोषण पदार्थ में स्रावित होते हैं। ये प्रोटीन अन्य कोशिकाओं को पूर्ण शक्त बनाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? एरिबिनो गैलेक्टेन प्रोटीन एजीपी। ठीक है, गाजर कोशिकाओं में कायक भ्रूण जनन प्रेरित करते हैं, इंड्यूस्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या एग्जाम्पल लिया था? वृद्धि नियामक में गाजर ली थी, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था और क्या करा था? उसके अंदर 2,4-D डाला था, ऑक्सीजन डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब क्या होता है? विभेदित, यहाँ से कहाँ से? कायक भ्रूण जनन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कायक भ्रूण जनन को निम्नलिखित चार अवस्थाओं में बांटा गया है। यहाँ से कायक भ्रूण जनन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है प्रेरण, दूसरा है परिवर्धन, प्रेरण मतलब इंड्यूशन, दूसरा है परिवर्धन डेवलपमेंट, तीसरा है परिपक्व मैच्यूरेशन, चौथा है अंकुरण जर्मिनेशन और फिर क्या है? प्रेरण अवस्था में कोशिकाएं विभेदित डिफरेंशिएट होकर पूर्ण शक्त हो जाती हैं। कुछ स्पीशीज में पूर्ण शक्त कोशिकाएं भ्रूण जनित पुंज बनाती हैं, जो कुछ स्पीशीज में गोलाकार मतलब अपन देखा था ग्लोब्यूलर अवस्था के, ऐसा देखा था ना, ग्लोब्यूलर जी। ठीक है, ग्लोब्यूलर अवस्था के भ्रूण भी बनाती है। भ्रूण जनित पुंज से होकर गोलाकार भ्रूण के पहले तक की संरचनाओं की कोशिका ना तो स्वयं ऑक्सीजन उत्पादन करती और ना ही वे पोषण पदार्थ में उपस्थित ऑक्सीजन के लिए संवेदनशील सेंसिटिव होती हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं? गोलाकार अवस्था के भ्रूण स्वयं ऑक्सीजन बनाते भी हैं तथा ये ऑक्सीजन के लिए संवेदनशील भी होते हैं। अतः ऑक्सीजन युक्त
पोषण पदार्थ पर गोलाकार भ्रूणों से पुनः वापस भ्रूण जनन पुंज बनाते हैं। गाजर आदि कई स्पीशीज में कई वर्षों तक, गाजर में 10 वर्षों से अधिक अवधि तक कोशिकाएं भ्रूण जनित अवस्था में बनी रह सकती हैं। मतलब उन्होंने क्या करा, गाजर को लिया तो गाजर में उन्होंने क्या करा, 10 वर्षों से अधिक तक उसमें उसकी गाजर की कोशिकाओं में अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया, भ्रूण जनित अवस्था बनी रहती 10 वर्षों तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। यहाँ पे नाइट्रोजन स्रोत, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 प्रकार के हो गए ना, वो अंकुरण हो गए। अब यहाँ पे देखना है कई स्पीशीज जैसे क्या, पहले गाजर ही ले लो, गाजर ही का हो रहा है सब, 10 वर्षों तक थी ना वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, अंकुरण जर्मिनेशन है जो वो देखें। यहाँ पे क्या है, कई स्पीशीज पहले ले लें अपन, पहली ले ली कई स्पीशीज जैसे गाजर, एल्फाल, कॉफी आदि। गाजर ले ली, कॉफी ले ली, एल्फाल आदि में क्या करा, कायक भ्रूण प्रेरण उच्च ऑक्सीजन सांद्रता, यहाँ पे 40 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर, और क्या करा, ऑक्सीजन में क्या डाला, 2,4-D, एक कीटनाशक है, पर परिवर्धन निम्न हो गया, 0.01 से 0.1 मिलीग्राम प्रति या शून्य ऑक्सीजन सांद्रता वाले पोषण पदार्थ पर होती है। तो इन्होंने क्या किया, स्पीशीज ली, गाजर ली, कॉफी ली, कॉफी पीने वाली गाजर ली और कॉफी और एल्फला, इनमें क्या किया, इनकी स्पीशीज में अध्ययन किया और इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को उच्च ले लिया और 2,4-D का उपयोग किया और फिर परिवर्तन देखा तो वो निम्न, और ऑक्सीजन कैसा निकला, उच्च ऑक्सीजन सांद्रता में से इन्होंने गाजर कॉफी में अध्ययन किया और तो क्या देखा कि शून्य ऑक्सीजन सांद्रता वाले पोषण पदार्थ पर होती है। ठीक, शून्य हो गए वो। सेकंड देखो, कुछ अन्य स्पीशीज जैसे चना में प्रेरण एवं परिवर्धन एक ही पोषण पदार्थ पर अपेक्षाकृत उच्च ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, शून्य ऑक्सीजन हो गई, लेकिन यहाँ पे चना में देखा अपन ने तो क्या हो गई, उच्च ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यहाँ पे उच्च होना चाहिए। और यहाँ पे गाजर कॉफी के लिए ऑक्सीजन शून्य होना चाहिए और चना के लिए ऑक्सीजन कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो तीसरा वाला, कई अन्य स्पीशीज जैसे ट्राइफोलियम स्पेक्ट्रम, मटर, यहाँ पे क्या है, मटर लिया है एग्जाम्पल, मटर आदि में क्या करा है अपन ने, साइटोकाइनिन भ्रूण प्रेरित किया, साइटोकाइनिन इम्ब्रो जनरेट किया। तो यहाँ पे देखा कि साइटोकाइनिन इम्ब्रोनिक या फिर अपेक्षाकृत बहुत कम विभेदित कोशिकाओं में इम्ब्रो का निर्माण करने लगे। ठीक है, अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या करने लगे, बहुत ही कम में निर्माण करने लगे। चौथा क्या है, कुछ अन्य स्पीशीज में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को संयोजन से कायक भ्रूण प्रेरित हो गए, इम्ब्रो भ्रूण बन गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, रूट का निर्माण, और साइटोकाइनिन में क्या होता है, शूट का निर्माण। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है वो राइनोजेनेसिस का निर्माण करता है और साइटोकाइनिन होता है वो कैलियोजेनेसिस। ठीक है, आगे देखो, नाइट्रोजन स्रोत कैसा होता है इसमें।
देखिए साधारणतः इसमें क्या ले लेंगे, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या है, NH4। यहाँ पे सोमैटिक इम्ब्रो को बढ़ाता है अमोनिया, ठीक है। गाजर में फिर यहाँ पे गाजर में कायक मतलब सोमैटिक इम्ब्रो क्या हो गया, प्रेरित हो गया, इंड्यूस्ड हो गया तभी जब कोशिकाओं में उनके ताजा भार का 5 मिली मोल प्रति किलोग्राम अमोनिया उपस्थित होता है। लेकिन भ्रूण परिवर्धन केवल NO3 युक्त पोषण पदार्थ पर भी नाइट्राइट युक्त पोषण पदार्थ पर भी सामान्य रूप से होते हैं। अतः पोषण पदार्थ में साधारणतः अमोनिया और नाइट्रेट के संयोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखना है, कार्तिकों पर जीन प्रारूप लगभग सभी स्पीसीज में जीन प्रारूप का सोमैटिक इम्ब्रो, यहाँ पे क्या है, सोमैटिक इम्ब्रो पर अधिक प्रभाव होता है। एक ही स्पीसीज के कुछ विभेदों में कुछ उच्च दर वाले भ्रूण होते हैं और जबकि कुछ विभेदन में क्या होते हैं, निम्न वाले, ठीक है। कुछ उच्च वाले कुछ हाई क्वालिटी के हैं, कुछ निम्न क्वालिटी के इम्ब्रो होते हैं, जनन होता है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो एल्फला में भ्रूण जनन मतलब एल्फला में इम्ब्रो प्रभावित इफेक्ट करने वाले जीनों की क्या करते हैं, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जबकि क्या है, वीट में इन्हें विशिष्ट क्रोमोसोमों 4 क्या लिखा है यहाँ पे, 4V और 2A और 2B और 2D पर चित्रित मैप किया जाता है। इन पे क्या किया, मैप किया जाता है, चित्रित किया जाता है। जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मक्का, गेहूं, धान में क्या करा, इनमें गेहूं मक्का धान में क्या करा जाता है, रीजनरेशन पर कोशिका द्रव, जैसे गेहूं में माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो गेहूं है माइटोकॉन्ड्रिया जीन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो अन्य कारक क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कायक भ्रूण जनन मतलब सोमैटिक इम्ब्रो। यहाँ पे देखो सोमैटिक इम्ब्रो को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं उच्च क्या है, पोटेशियम स्तर K+ मतलब उच्च पोटेशियम होता है। और इसमें क्या होता है, निम्न ऑक्सीजन घुली होती है। दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, भ्रूण जनन बढ़ाते हैं। एवं सोयाबीन में क्या होता है, निम्न 5 एवं 10 ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, सुक्रोज सांद्रता लाभकारी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, और बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि सोमैटिक इम्ब्रो क्या होता है। एक वन प्लांट लेंगे, उसके अंदर एक्सप्लांट के अंदर अपन डायरेक्ट सोमैटिक इम्ब्रो करेंगे तो इम्ब्रो से प्लांट का निर्माण होगा। लेकिन अपन इनडायरेक्ट सोमैटिक इम्ब्रो करेंगे तो कैलस का इम्ब्रो, कैलस से प्लांट का निर्माण होता है और इसे ही क्या बोला जाता है, सोमैटिक इम्ब्रोसिस। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।